हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सांगवान आज आपको इस वीडियो लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा। आप इस लेक्चर के ड्यूरिंग एक तो आप ज्योमेट्री ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये चीज़ क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, आप कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस भी आपको फाइंड आउट करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। फिर आपको ये देखना है फैक्टर्स, किन फैक्टर्स के ऊपर जो आपका कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप YouTube पे मेरे लेक्चर्स को मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे अजय सांगवान फिजिक्स तो आपको मेरे पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे कैपेसिटेंस के नाम से मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है जिसमें आपको सारा थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक्स बता देता हूँ आपको। अगर किसी भी कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस, दिस इज C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो आपको ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे Q फाइंड आउट करने के लिए आप यूज़ करेंगे स्मॉल चार्ज ऑन द प्लेट और इसको इंटीग्रेट करेंगे। पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आप dV फाइंड आउट करें और उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, दैट विल गिव यू द कैपेसिटेंस। अब पोटेंशियल जब भी आप फाइंड आउट करते हैं dV, तो उसके लिए एक और जनरल फार्मूला होता है जो किसी भी सिमेट्री का आपका कैपेसिटर हो, चाहे उसकी प्लेट पैरेलल हो एक दूसरे के, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगी, चाहे आपका सफेरिकल कैपेसिटर हो जिसमें प्लेट का शेप है वो सफेरिकल होता है, या फिर आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो जिसमें प्लेट का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर के आकार का होता है। ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे उसमें कोई भी मीडियम हो प्लेट के बीच में। ठीक है, तो आपको यही जनरल फार्मूला यूज़ करना है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि C का जनरल फार्मूला तो ये हो गया, और आपको Q एंड V कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए DQ, इसकी वैल्यू आप क्या DV, इसकी वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ गिवन बाई नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी का आप यूज़ करेंगे। अगर मैं DV फाइंड आउट करता हूँ तो इसी को मैं इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। आई कैन राइट दिस रिलेशन, यहाँ पे लिख देते हैं DV दिस विल बी इक्वल टू, देखिए मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, DR की जगह मैं DL यूज कर लेता हूँ। तो ये फार्मूला आपने खूब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ द रिलेशन। तो अगर आपको कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन सूटेबल लिमिट। वो लिमिट क्या होंगी वो हम डिसाइड करेंगे, आपका जो टाइप ऑफ कैपेसिटर है वो क्या है। चलिए, इसके बाद फिर आपको DQ की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी होती है। देखिए, अब जब भी आप किसी प्लेट को चार्ज देते हैं तो आप एक सरफेस के ऊपर चार्ज देते हैं, वो आपका एग्जांपल होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वहाँ पे आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। अगर मुझे DQ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया से। तो एरिया एलिमेंट को मैं मान लो DS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, एंड इन दिस वे आई विल ऑब्टेन द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो देखिए, इसको इंटीग्रेट करोगे V आ जाएगा, इस रिलेशन को इंटीग्रेट करोगे Q आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, और एक यहाँ पर आपको याद रखना है D, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारी जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिग्मा
आपका जो चार्ज डेंसिटी है, तो जनरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल लेंगे आप, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। तो यहाँ पे नोड आया। अगर मान लो मैं कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज मान लो मेरे पास क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड लगाया मैंने यहाँ पे एंड क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये फैक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर, क्योंकि जैसे ही आपका मीडियम चेंज होगा तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर एयर मीडियम में आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, एयर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया मैंने कितना है, वो ई नोड है। और किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, वो है मान लो मेरा ई एम है। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी फैक्टर को आप लिख सकते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप ई नोड एंड ई एम की वैल्यू रखेंगे इस रिलेशन से। तो हमारे पास देखिए ये ई नोड हो गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो इस पॉइंट चार्ज का सराउंडिंग है दैट इज फील्ड बाय ए मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन एम, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा दिस विल बी 1 बाई, आई विल गेट हेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो मीडियम के साथ इसमें चेंज आता है। अगर आप ई नोड बाई ई एम करेंगे तो हमारे पास कट पिट के क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा और नोड नीचे आएगा। तो मेरे पास आ जाएगी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दैट इज द रेशियो ऑफ दिस, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोड। तो ये फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके आप किसी भी टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं आप, और पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, ये ले लिया मैंने। एंड ये फर्स्ट केस है, प्राइमरी केस है। मान लेता हूँ मैं ये जो प्लेट है दीज आर एट ए डिस्टेंस ऑफ डी एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट। ये देखिए ये जो प्लेट है ना ये आपको टेढ़ी करके दिखाई हुई है। जैसे कि मैं ये एक बुक ले लेता हूँ, तो ये देखिए दिस इज ए प्लेट। ओके, जब आप इस प्लेट को इस तरीके से देखेंगे देन इट विल अपीयर फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो ये ऐसे रखी हुई है, दिस इज ए प्लेट, यहाँ पे दो प्लेट रखी हुई है। तो इसका देखिए एरिया भी है और इस एरिया के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज डेंसिटी है मैं ले लेता हूँ। जो प्लेट ए है उसके ऊपर ये प्लेट ले लो, सपोज एम प्लेट ले ली, और ये प्लेट है हमारी एन। तो एम प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी आपकी प्लस सिग्मा है, तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। एक प्लेट आपकी इनमें ग्राउंडेड होती है, वो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। देखिए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है पहले वाले प्लेट पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। नेगेटिव पे जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे, देखिए आपको पता होना चाहिए अगर मेरे पास इनफाइनाइट साइज की सिंगल प्लेट है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई दैट इज गिवन बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। ये हमारा जनरल रिलेशन है। मान लो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और अगर माइनस सिग्मा होती, ठीक है, तो फिर डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। जैसे अगर मैं पॉजिटिव प्लेट की वजह से देखूं तो मेरे पास ई प्लस दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नोड। ठीक है, और मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है उधर, तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी प्लस एक्स कैप। समझ पा रहे हो? और नेगेटिव प्लेट की वजह से
इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ, और यहाँ से क्या है, पॉजिटिव प्लेट से अवे, समझ पा रहे हो। तो दोनों प्लेट का कंट्रीब्यूशन होगा, पॉजिटिव का भी इतना ही होगा, नेगेटिव का भी इतना ही होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हाफ है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग प्लस एक्स कैप डायरेक्शन एंड दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान के क्या चल रहे हैं यहाँ पे, द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स दैट इज एयर मीडियम। तो यहाँ पे सबसे पहला काम देखिए, अब हम स्टेप्स सीखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है। तो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आप ये रिलेशन यूज करेंगे। सो द चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू, यहाँ पे लिख दिया मैंने डी एस, और इसका करोगे इंटीग्रेशन। अब प्लेट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब सिग्मा को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, रख सकते हो। हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब मान लेते हैं ये जो प्लेट है ना, इसका सरफेस एरिया है जो, वो है ए, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए सिग्मा सिग्मा इंटू ए। तो देखिए आपने पहला टास्क पूरा कर लिया, आपने फाइंड आउट कर लिया चार्ज, ठीक है, नोट कर लो इसको। दूसरा, अब आपको फाइंड आउट करना पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल का रिलेशन आपको पता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स दैट विल बी इक्वल टू डी वी, और इसका इंटीग्रेशन, और डी वी का रिलेशन पुट कर दिया। मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ इसका, ओके। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो हमारे पास आ जाएगा ई, इसको ओपन कर लो, डी एल को, डॉट प्रोडक्ट है ये वैसे तो यहाँ पे आएगा कोस 0 डिग्री, ओके। आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे, 0 टू डी तक इंटीग्रेट करोगे इस पूरे स्पेस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, देखिए यहीं पे लिख देता हूँ मैं। तो ई एक्स इसकी वैल्यू है मेरे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड इंटू एक्स कैप, और ये जो डी एक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स इंटू एक्स कैप, ठीक है। तो एक्स कैप डॉट एक्स कैप ये 1 हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड इंटू डी एक्स। इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना होता है आपको। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होंगी, 0 टू डी, ठीक है। सो 0 टू डी, डन। अब देखिए, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो डॉट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल विल बी, अब देखिए चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, बाहर ले लो, एप्सिलॉन नोड थ्रू आउट दिस स्पेस, थ्रू आउट द गैप बिटवीन द पॉजिटिव प्लेट एंड ए नेगेटिव प्लेट। एयर मीडियम है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो आपकी कांस्टेंट है, एयर मीडियम है इसलिए एप्सिलॉन नोड लिखा है, इसको भी बाहर ले लो, ये भी कांस्टेंट है। और डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, ये एक्स लिख दिया। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है आपकी 0 टू डी, ये नोट कर दिया। दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे पास आ गया वी दैट विल बी इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले स्टेप से हमारे पास चार्ज आ गया था, तो आपने चार्ज फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया v। अब अगले स्टेप पे चले जाओ, बस हो गया काम। क्यों फाइंड हो गया, फाइंड आउट कर लिया, डी यू डी वी फाइंड आउट कर लिया, इनका रेशो करोगे तो c आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस c will be equal to q divided by v। तो दिस रिलेशन सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू डी, और एप्सिलॉन नोड ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन नोड यहाँ पे रख दिया मैंने। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विद c इक्वल टू एप्सिलॉन नोड ए डिवाइडेड बाई डी। देखिए, ये देखिए, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। अब देखिए,
आपने सबसे पहले तो ज्योमेट्री को समझा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो प्लेट होती हैं वो मतलब फ्लैट सीट होती हैं, कंडक्टिंग सीट होती हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल गैप। ये ज्योमेट्री समझ में आ गई। कैपेसिटेंस, अब आपने कैपेसिटेंस के स्टेप्स फॉलो किए और इसको कैलकुलेट कर दिया। अब आप देखना चाह रहे हैं कि किस किस फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो फैक्टर है, अब आप एक बात समझिए, छोटा बच्चा है वो कम खाना खाता है, जो बड़ा बच्चा होगा वो ज़्यादा खाना खाता है। तो अगर प्लेट का साइज बड़ा होगा तो उसके ऊपर विदाउट लीकेज आप ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट। तो पहला जो फैक्टर है दैट इज ए, इट इज एरिया। ठीक है, एंड C इज फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, एंड एरिया इज साइज, यानी कि साइज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात B, अब यहाँ पर देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तो ये कह रहा है कि C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, और D क्या है, दिस इज द गैप बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ओके, तो अगर इनका गैप घटाओगे आप, घटाओगे तो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, अगला जो हमारा फैक्टर है दैट इज थर्ड फैक्टर, एंड इट इज C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर मान लो, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये फैक्टर डिपेंड करेगा आपका मीडियम के ऊपर। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर मैं इस एयर गैप को, ये जो गैप है आपका, दिस इज एयर गैप, और एयर गैप को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल देता हूँ इसके अंदर, कंप्लीटली पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को आप डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आपको ये पता होनी चाहिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। तो अगर मान लो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है या फिर एप्सिलॉन R है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होगी उस मीडियम की, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दैट विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नोड। ओके, तो थोड़ा सा चेंज क्या होगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नोड की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन M आ जाएगा। समझ आ रही है। अब इसी चीज़ को हम आगे एक्सटेंड और करेंगे। देखिए अगर मान लो ये जो आपने फाइंड आउट किया है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर गैप इज देयर बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में एयर है, एयर गैप है ये। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये होगी, सॉरी कैपेसिटी हमारी ये होगी। तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ C नोड लिख लेता हूँ मैं, पहचान करने के लिए कि ये एयर मीडियम के लिए है, एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड इनटू एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय D। देखिए आप क्या कर रहे हो, आप जो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स है उस फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया। अगर मैं उसको साफ कर देता हूँ, देखिए अब मैंने जो गैप है उसको फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो मेरे पास हर जगह चेंज आ जाएगा। देखिए चार्ज तो आपका यही रहेगा, जब आप पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो सिग्मा एप्सिलॉन नोड की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम ये एयर का है, तो यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले निकालता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम होगा। ठीक है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड बिटवीन द प्लेट्स दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको लिखता हूँ, अगर मैं एप्सिलॉन M की वैल्यू रखूँ तो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन M दिस विल बी इक्वल टू ER और K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नोड। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/K
टाइम्स ऑफ दिस। और ये चीज़ क्या है हमारी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर मीडियम। तो ये मेरे पास आ गया ई नोड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एयर गैप इज बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज के। ओके, लेट मी चेक दिस इज इनसाइड द स्क्रीन और नॉट। यस, ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ यू आर टू थिंक, आपने ई फाइंड आउट कर लिया, तो दूसरा स्टेप आप वी फाइंड आउट करेंगे। तो वी फाइंड आउट करेंगे तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, और यहाँ पे सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोड की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो घट जाता है, ठीक है। पोटेंशियल के साथ देखते हैं क्या होता है, पोटेंशियल V दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर फिर से चेंज आएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा सिग्मा तो वही है, गैप बिटवीन प्लेट वही है, सिर्फ यहाँ पे एप्सिलॉन मीडियम का चेंज आ गया। फिर से वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास ये रिजल्ट आएगा सिग्मा इंटू डी, एप्सिलॉन एम की वैल्यू पुट कर दें, दिस विल बी के इंटू एप्सिलॉन नोड। अब आप ये देखिए, ये आपका वही पोटेंशियल है जो आपने तब निकाला था जब एयर मीडियम था इनके बीच में। तो इसको मैं अलग करने के लिए, अलग पहचान करने के लिए वी नोड लिख देता हूँ। दिस इज द पोटेंशियल व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद एयर। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज वी नोड डिवाइडेड बाई के। तो हमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें पता लगी। जब आप when the space between the plates is filled with dielectric medium, the electric field decreases by a factor of 1 by k, okay, and V also decreases by a factor of 1 by k, ठीक है। V becomes 1 by k times of its previous value, E becomes 1 by k times of its previous value। तो आपका E and V दोनों क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फॉर ए गिवन चार्ज, चार्ज एयर मीडियम था तब भी इतना ही था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तब भी इतना ही है। अगर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला से इंटरप्रेट करूं तो C है वो V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और V डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद घट गया है। तो अगर V घटा है तो इसका मतलब C क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितने फैक्टर से होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपने Q, आपका Q तो यही रहेगा, V आपका ये वाला हो गया, तो इसका मतलब आप सी एम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपका वी एम है। सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी एम, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये, दिस विल बी क्यू डिवाइडेड बाई वी नोड इंटू के ऊपर चला गया, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज सी नोड, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सी एम, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नोड, ऐसे लिख सकते हैं आप। सी नोड की अगर वैल्यू रखें, आप वैल्यू रख के भी इसको सोल्व करके देख सकते हैं। वी नोड की, वी की वैल्यू ये रख दें, ओके, तब भी आपका यहाँ पे रखें, सोल्व करके देखें। क्यू की वैल्यू रखेंगे सिग्मा इंटू ए, सोल्व करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इस टाइप का रिजल्ट, एप्सिलॉन नोड की जगह एप्सिलॉन एम आ जाएगा, एप्सिलॉन एम into area of the plate divided by the gap between the plates। फिर से अगर एप्सिलॉन एम की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए वहाँ से निकालें एप्सिलॉन एम, दिस इज ई आर, एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नोड। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, दिस विल बी के टाइम्स ऑफ या एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी व्हेन एयर गैप इज देयर। ओके, तो ये टॉपिक था, इसमें हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने के बाद एयर गैप है तब कैपेसिटी क्या है, डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो कौन से पैरामीटर चेंज होंगे ये भी हमने देखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, पोटेंशियल रिड्यूस होगा, के इंक्रीज होगा, कितने टाइम्स, के टाइम्स। लेकिन ये पूरा का पूरा गैप है ना, दिस मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय द डाई इलेक्ट्रिक। अगले लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर इस पूरे स्पेस की बजाय आधा पार्ट ऊपर या नीचे अगर मैं डाइलेक्ट्रिक से भरता हूँ तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या होगी।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके।